हेलो एवरीवन, तो आ गई हूँ फिर से एक न्यू चाइनीज ड्रामा की स्टोरी लेकर। लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो अपने ड्रामा लवर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो हमारे ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक प्यारा सा बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम जाओ लिंग चैन है। उसकी मॉम जुजू से स्कूल छोड़ने आई होती है। वो उसे बोलती है कि आज तुम्हारा पहला दिन है तो अपने टीचर को ज्यादा परेशान मत करना। फिर वो उसे प्यारा सा किस देती है और चैन अपने स्कूल के अंदर चला जाता है। उसके बाद जुजू वेदर नोटिस करती है और सोचती है कि आज लगता है बारिश होगी। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जुजू रेन में चल रही होती है और उसके माइंड में अचानक एक थॉट आता है कि चैन का 4th बर्थडे आने वाला है और अभी तक मैंने उसके लिए कोई भी गिफ्ट प्लान नहीं किया है। तभी सडनली पीछे से एक आदमी आता है जिसके हाथ में चाकू होता है और वो जुजू पर तुरंत ही आके पीछे से अटैक कर देता है। जुजू की पीठ पे चाकू घुसा देता है जिससे जुजू ग्राउंड पर बैठ जाती है और उसके माइंड में एक फ्लैश की तरह एक पूरी फिल्म चलने लगती है, जैसे कि वो एक नॉवेल पढ़ रही हो और नॉवेल के अंदर आ गई हो, जिसमें हीरोइन की डेथ हो जाती है और उसके 2 बच्चे अकेले रह जाते हैं। उसका बेटा गैंगस्टर बन जाता है और वो एक लड़की को पसंद करने लगता है, जबकि बेटी एक बहुत ही लो कॉन्फिडेंट शाय गर्ल होती है जिसे हर कोई बुली करता है। ये सब उसकी आंखों के सामने चल रहा होता है। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। सडनली जुजू की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को कहीं और देखती है। वो इंस्टेंटली उस अटैकर को अटैक करने के लिए किक करती है, लेकिन जब वो किक करती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता है। फिर वो कंफ्यूज हो जाती है कि वो सोचती है कि वो कहाँ आ गई है और वो अटैकर अचानक कहाँ चला गया और यहाँ तो बारिश भी नहीं हो रही है। तभी उसकी नजर सामने पड़ती है एक स्कूल के अंदर, जहाँ पर एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा होता है। वो लड़की बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही होती है और क्लियरली उसे बोलती है कि प्लीज डोंट डू दिस। जुजू अपने माइंड में सोचती है कि क्रेजी बॉय कौन है जो इस बेचारी लड़की को परेशान कर रहा है। ये लड़का बिल्कुल एक प्योरली एक गैंगस्टर लग रहा है, लेकिन जुजू को ये नहीं पता होता कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि जुजू का ही बेटा चैन है, जो ओपनली जियाओ को प्रपोज कर रहा होता है। चैन का दोस्त तुरंत उससे बोलता है कि जियाओ, तुम्हें इसे रिजेक्ट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जियाओ इरिटेट होकर बोलती है कि तुम मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। फिर पीछे से कुछ गर्ल्स गॉसिप करते हुए बोलती हैं कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की जियाओ इस जैसे लड़के को कैसे एक्सेप्ट कर सकती है। तुम्हें पता भी है वो कहाँ की रहने वाली है? वो यूजिंग की रहने वाली है, जहाँ तुम जैसे लोग कभी एंट्री भी नहीं ले सकते। ये सुनकर जुजू शॉक्ड हो जाती है। वो सोचती है कि यूजिन, वहां तो मैं भी रहती हूँ, वहां एक फ्लैट लेना भी इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये लड़की कोई पावरफुल फैमिली से है और ये लड़का सिंपली उसे परेशान कर रहा है। तभी पीछे से कोई चैन को बड़ी जोर से आवाज लगाता है। जैसे ही जुजू टर्न होती है तो सोचती है कि चैन, ये तो मेरे बेटे का नाम है। वो उस लड़की को केयरफुली देखने लगती है, शॉक्ड हो जाती है कि सेम आईज सेम फेस, ओ गॉड, ये तो मेरा ही बेटा है। और उसी वक्त सीजिंग वहां आ जाता है और चैन को वार्न करता है कि अगर तुमने दोबारा जियाओ को परेशान किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चैन गुस्से में जवाब देता है कि तुम होते कौन हो मुझे ये कहने वाले। ये सब देख के जुजू डर जाती है और सोचती है कि क्या मेरा ड्रीम सच होने वाला है। वो इंस्टेंटली तभी डिसाइड करती है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तभी चैन और सीजिंग की फाइट होने लग जाती है। जुजू दोनों के बीच में आकर चैन को हैंडल करती है और जियाओ से बोलती है कि तुम दोनों सही हो। ये देख के चैन थोड़ा हड़बड़ा जाता है और वो कहता है कि तुम इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। तो जुजू बड़े प्यार से उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। चैन का फ्रेंड मजाक में बोलता है कि वाओ चैन, तुम्हारी मॉम तो बहुत ही प्रेटी है। चैन उसे पंच करने वाला ही होता है। तब जुजू अपने फेस को कवर करके बोलती है कि हाँ, मारो, देख क्या रहे हो। तभी इसी मोमेंट पर चैन के दिमाग में एक फ्लैशबैक होता है और वो बिल्कुल वैसी ही लग रही होती है जैसे उसकी मॉम 13 इयर्स पहले लग रही होती हैं। फिर जुजू मिरर में अपने आप को देखती है और बहुत ही खुश हो जाती है कि अब वो 18 साल की लड़की जैसी यंग लग रही है। बाद में चैन सीक्रेटली उसको फॉलो करता है। जुजू एक हैंडीक्राफ्ट स्टॉल के पास जाती है जहाँ एक ओल्ड वुमन अपना काम कर रही होती है। जुजू उसकी हेल्प करती है और एक हैंडमेड शार्क उसे देती है जो उसे खुद बनाई थी। ये देखकर चैन को बचपन का फ्लैशबैक याद आता है जब उसके मॉम ने उसे एग्जैक्टली वैसी ही शार्क गिफ्ट की थी। उसकी आईज में थोड़े से आंसू आ जाते हैं और वो डायरेक्टली उसके पास आ जाता है और सॉफ्टली बोलता है मॉम। उसके बाद जुजू उसे पूरा सच एक्सप्लेन करने लगती है। चैन सब कुछ सुन के शॉक्ड हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। जुजू उसके बात पे स्माइल करती है। चैन शॉक्ड होके बोलता है कि बट आप तो मुश्किल से 18 साल के लगते हो। जुजू उसे जवाब देती है कि मैं जानती हूँ कि बिलीव करना मुश्किल है बट यही सच है। उसके बाद चैन उसे अपने साथ घर ले जाता है। वो इसे एक डर्टी सा हाउस दिखाता है जिसे देखकर जुजू शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि मेरे 300 मीटर का मेंशन कहाँ गया। तभी वहां पर लाइट कट हो जाती है। चैन अपना फोन
फोन उसके हाथ में दे देता है और खुद लाइट फिक्स करने लगता है। जब जुजू फोन पकड़ती है उसे जियाओ के मैसेज दिखाई देते हैं। वो कह रही होती है आई एम सॉरी, जो आज स्कूल में हुआ मैं कंफ्यूज हो गई थी। जुजू सोचती है कि लड़की तो बहुत ही काइंड हार्टेड है। वो उसकी पिक भी चेक करती है और बोलती है कि ये तो बहुत ही खूबसूरत है। फिर उसे रियलाइज होता है कि वार्डरोब, बेड, अलमीरा सब उसके ही घर के हैं। तब उसे शक लगता है कि मतलब जियाओ एक्चुअली मेरे घर में रह रही है। तो गुस्से में चैन की तरफ देखती है। चैन एक्सप्लेन करता है कि मॉम आपके जाने के बाद आंट लोगों ने मेरा ख्याल रखा, लेकिन अंकल के ऊपर बहुत सारा लोन था इसीलिए वो भाग गए। आंट और जियाओ अकेले रह गए थे। जब लोग उन्हें पैसे के लिए टॉर्चर करने लगे तो मैंने उन्हें अपना घर दे दिया। जुजू हैरान होकर बोलती है कि और तुमने अपना घर क्यों छोड़ा? चैन कहते हैं कि आंट लुओ ने बोला कि जियाओ एक लड़की है और मेरे जैसा लड़का उसके साथ रहे तो लोग बातें बनाएंगे, उसकी रेपुटेशन स्पॉइल हो जाएगी, इसीलिए मैं खुद ही वो घर छोड़ के आ गया। ये सुनकर जुजू फ्यूरियस हो जाती है। मतलब उन्होंने एक्सक्यूज बना के तुम्हें घर से ही निकाल दिया और तुम्हें अभी भी गलत ही नहीं लग रहा ये सब? चैन कैजुअली कहता है कि वो बस टेम्परेरी स्टे कर रहे हैं मॉम। जुजू इरिटेट होकर बोलती है कि तुम्हारे दिमाग में सीमेंट भरा है वो है क्या? उसकी फोटो देख के लगता है कि ये टेम्परेरी है। तब चैन कहता है कि मॉम एक्चुअली मैं उसे लाइक करता हूँ। जुजू फिर कुछ ढूंढने लगती है तो चैन पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हो? तो वो बोलती है कि कुछ ऐसा जिससे मैं तुम्हें मार दूं। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा बेटा इतना स्टूपिड निकलेगा। अपना घर दे दिया और खुद होमलेस बन के रह रहा है। फिर वो दोबारा जियाओ के वो मैसेज रीड करने लगती है जिसमें लिखा होता है कि आई डोंट वांट टू रिजेक्ट यू, मैं बस थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। फिर जुजू सोचने लगती है कि लड़की रियली बहुत स्मार्ट है और ये इडियट अभी भी समझ नहीं पा रहा है और उसने उसे आज के लिए माफ भी कर दिया। उसके बाद वो बुक्स देखने लगती है और बोलती है कि ये तो वही बुक्स हैं। तो चैन बोलता है कि मॉम आपको ये पसंद थी ना, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया अपने साथ। जुजू रिप्लाई करती है कि और तुमने इन्हें कभी खोला भी नहीं। वो उन्हें फ्लिप करते हुए एक ब्लैक कार्ड निकालती है और खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुजू एक रूम में बैठी हुई होती है और कॉल करती है किसी को कि मुझे इस कार्ड की बैलेंस चेक करनी है और मुझे स्कूल एडमिशन भी लेना है। फिर नेक्स्ट डे टीचर क्लास में जुजू को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ट्रांसफर स्टूडेंट है। चैन उसे देखकर टोटली शॉक्ड हो जाता है। टीचर उसे अपना सीट चूज करने के लिए कहती है। जुजू जानबूझ के चैन के साइड वाली सीट पर बैठ जाती है। चैन उसे पूछता है कि क्या आप श्योर हो कि आप यहीं बैठोगे? तो बोलती है हाँ मैं यहीं बैठूंगी। वो उसकी साइड में बैठ जाती है। चैन फिर उससे सॉफ्टली पूछता है कि मॉम आप ये सब क्या कर रही हैं और आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मुझे बहुत चिंता हो रही है। जुजू सिंपली बोलती है कि तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, अपनी लाइफ पर फोकस करो। फिर टीचर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैन वहां पर सो जाता है। जुजू उसे देख के सोचती है कि कितना यूजलेस हो गया ये, क्लास के बीच में ही सो रहा है। तब टीचर उसे उसको उठाने के लिए बोलती है। सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं कि अब मजा आएगा क्योंकि जो भी चैन को डिस्टर्ब करता है वो बचता नहीं है। जुजू डायरेक्टली उसे एक स्ट्रॉन्ग किक मार देती है। चैन सीट से गिर जाता है और गुस्से में चिल्लाता है कि किसने ऐसी हिम्मत की। पर जैसे ही वो अपनी मॉम को देखता है तो तुरंत चुप हो जाता है। जुजू स्ट्रिक्ट टोन में बोलती है कि क्लास के टाइम सोया नहीं जाता। पूरी क्लास एकदम से शॉक्ड हो जाती है। बाद में चैन का फ्रेंड उससे पूछता है कि तुमने उस न्यू गर्ल को कुछ बोला क्यों नहीं? तो चैन उसकी बात को टाल देता है। फिर चैन बाहर जूस एंजॉय कर रहा था। तब जुजू उसके पास आती है और डायरेक्टली उसके ग्लास लेकर सिप लेने लगती है। चैन इरिटेट होकर बोलता है कि ओ मॉम ये मेरे लिए नहीं था, चलिए मैं आपको कुछ और खिलाता हूँ। तो वो उसे एक फ्रूट चाट पर ले जाता है। जुजू अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि अब ऐसा क्या करूं कि इसकी आंखों से जियाओ के प्यार का पर्दा उठ जाए। तभी चैन का दोस्त वहां आ जाता है और बोलता है कि इस वीकेंड जियाओ ने सब क्लासमेट को अपने घर इनवाइट किया है। उसका घर यूजिंग गार्डन में है, तुम भी चलो। सुना है वो प्लेस बहुत अमेजिंग है। जुजू उसकी तरफ गुस्से से देखती है। चैन स्माइल करके बोलता है कि मॉम वो सिर्फ फ्रेंड बनना चाहती है, इसीलिए सबको बुलाया है। जुजू स्ट्रिक्ट टोन में कहती है कि मुझे मेरा घर वापस चाहिए। चैन शॉक्ड होकर बोलता है कि मॉम ये कैसे पॉसिबल है? जुजू आंसर देती है कि तुम छोड़ो, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी, तुम जाओ और अपना बास्केटबॉल खेलो। चैन वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जियाओ वहां आती है और जुजू से पोलाइटली कहती है कि उस दिन के लिए थैंक्स, आपने मुझे चैन के प्रपोजल से बचा लिया, वरना मैं कंफ्यूज हो गई थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। लेकिन जुजू बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती उसकी बातों पे। फिर जियाओ को कुछ समझ नहीं आता। जियाओ से पूछती है कि क्या मैंने ऐसा कुछ कहा जिस वजह से आप मुझसे नाराज हो? जुजू उसका हाथ छुड़ाकर कहती है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं सिर्फ सच पर ही बिलीव करती हूँ। जियाओ की फ्रेंड एटीट्यूड में बोलती है कि तुम्हें अपने आप में इतना घमंड क्यों है? जियाओ इतनी रुच होके तुमसे इतनी पोलाइटली बात कर रही है और तुम गंदी चीप फूड खाने वाली
पुअर गर्ल बन के बिहेव कर रही हो। जुजू डायरेक्टली फूड चाट वाले अंकल से बोलती है कि अंकल, ये आपकी फूड को डर्टी कह रही है। चाट वाले अंकल फ्यूरियस हो जाते हैं। मैं 15 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगा। बताओ किस स्कूल से हो तुम? ये सुनकर ज़ियाओ उसके फ्रेंड डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ये सब देख के जुजू तो अपनी हंसी नहीं कंट्रोल कर पाती है। बाद में जुजू एक कॉल करती है यूजन गार्डन में, जो हाउस चैन का है उसकी सारी फीस क्लियर कर दो और 16th फ्लोर वाला अपार्टमेंट रेनोवेट करा दो। उसके बाद वो घर वापस आती है और निकलने लगती है। चैन उससे पूछता है कि मामा आप कहाँ जा रही हैं? जुजू कहती है कि मैं कुछ काम से जा रही हूँ, तुम्हारा फोन कहाँ है? चैन अपना फोन देखता है। जुजू वार्निंग टोन में कहती है कि ठीक है, मैं कॉल करूंगी, उठा जरूर लेना, अगर नहीं उठाया तो अच्छा नहीं होगा। चैन सिंपली बोलता है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में जुजू यूजिंग गार्डन पहुंच जाती है, जहां ज़ियाओ अपने दोस्तों को हाउस टूर करवा रही होती है। उसे देखते ही ज़ियाओ की फ्रेंड कमेंट करती है कि वो देखो कौन आ गया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जुजू कामली रिप्लाई करती है कि मेरा घर है, अंदर चल रही हूँ। तो उन्हें मजाक लगता है, वो सब हंसने लग जाते हैं। ज़ियाओ पोलाइटली बोलती है कि अगर तुम्हें यूजिंग गार्डन देखना था तो बोल देती, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, चलो मेरे साथ मेरा घर देख लो। जुजू कहती है कि ओके लेट्स गो। सब लोग लिफ्ट से 16th फ्लोर तक जाते हैं। जैसे ही लिफ्ट रुकती है, ज़ियाओ एक्साइटेड होकर बोलती है कि वाह कितना ब्यूटीफुल और लग्जरी अपार्टमेंट है, लगता है ओनर वापस आ गया है, इसीलिए यहाँ रेनोवेशन चल रही है। जब ये फैमिली शिफ्ट हो जाएगी ना, मैं उनके लिए पीनट केक लेकर आऊंगी और पर्सनली उन्हें दूंगी। जुजू तुरंत बोलती है कि प्लीज पीनट केक मत बनाना, मुझे पीनट से एलर्जी है। ज़ियाओ की फ्रेंड फिर से मजाक उड़ाने लगती है। वो कहती है कि और तुमसे किसने पूछा? तुम्हें लगता है कि 16th फ्लोर का ओनर तुम हो? सपने देखना बंद करो, तुम जैसे को गेट पर भी खड़ा होने नहीं दिया जाएगा। ज़ियाओ थोड़ा एक्स्ट्रा पोलाइट बनती है कि हाँ सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना गलत बात है। उसके बाद सब लोग 17th फ्लोर पर जाते हैं। ज़ियाओ जुजू को धक्का देके पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाती है, डोर ओपन करती है और अंदर जाकर बैठ जाती है। वो मेड को बुलाती है जो पानी सर्व करती है। जुजू मेड को देखकर सोचती है कि इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि मेड अफोर्ड कर पा रहे हैं। फिर वो ध्यान से मेड को ऑब्जर्व करती है। उसके मन में डाउट होता है थोड़ा सा। फिर वो और ध्यान से मेड को देखती है और सडनली रियलाइज करती है कि वो मेड एक्चुअली कोई और नहीं बल्कि ज़ियाओ की मॉम ही है, जिसे वो सबके सामने मेड बोल रही थी। उधर ज़ियाओ अपने दोस्तों को कैजुअली बोलती है कि मेरे मॉम डैड मोस्टली बाहर ही रहते हैं, इसीलिए मेरा ख्याल ये आंटी रखती हैं। उसके दोस्त एक्साइटमेंट में कहते हैं कि हमने सुना है तुम्हारे पास बहुत सारे गेम्स और कार्ड्स हैं, तुम हमें भी दिखाओ ना। ज़ियाओ कुछ बॉक्सेस दिखाती है उन लोगों को। फ्रेंड्स बोलते हैं कि क्या तुम हमें ये गेम्स दोगी? ज़ियाओ तुरंत एक्सक्यूज बनाने लगती है कि ये तो ऑलरेडी ब्रोकन है। तो क्लासमेट बोलती है कि ओके फिर तुम्हारा वाइन कलेक्शन ही दिखा दो। ज़ियाओ फिर एक्सक्यूज देने लगती है कि वो मेरे डैड का पर्सनल फेवरेट सेक्शन है, मैं खुद भी टच नहीं करती हूँ। जुजू मनी मन सोचती कि हाँ तुम खोल भी नहीं सकती क्योंकि इस कैबिनेट का पासवर्ड सिर्फ मुझे पता है। फिर सब लोग लाउंज में आकर बैठ जाते हैं। ज़ियाओ सडनली नोटिस करती है और बोलती है कि ओह सॉरी मैंने देखा ही नहीं, तुम भी यहाँ बैठ जाओ। जुजू जानबूझकर उसके फोन पर ही बैठ जाती है। इतने में ही एक लेडी वहां पर आती है जो कहती है कि मैं यूजिन गार्डन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से हूँ, आपने इस मंथ की फीस पे नहीं की है। ज़ियाओ शॉक्ड हो जाती है और क्योंकि इतने सालों में कभी भी उन लोगों ने फीस पे नहीं की थी। एम्बेरसमेंट बचाने के लिए वो अपनी मॉम से कार्ड मांगती है और बोलती है कि कार्ड दे दो, मैं बाद में आपको वापस कर दूंगी। कार्ड लेके वो मैनेजर को दे देती है। लेडी बोलती है कि ओके मैम, मैं 45,000 डिडक्ट कर रही हूँ। ये सुनकर ज़ियाओ हैरान हो जाती है कि इतनी बड़ी अमाउंट मेरे कार्ड में तो इतना बैलेंस भी नहीं है। फिर वो मनी मन सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। वो चैन को कॉल करने के लिए अपना फोन सर्च करने लगती है, लेकिन उसका फोन तो जुजू ने हाइड कर लिया था। ज़ियाओ अपनी मॉम के फोन से कॉल करने लगती है, पर जुजू पहले ही चैन को कॉल कर चुकी होती है और बोलती है कि मैंने नया कार्ड एक्टिव किया है जिसके लिए मुझे 8 मिनट कॉल पर रहना होगा, तो मैं एक काम करो, मुझे एक एप्पल वाली पोएम सुना दो। चैन कंफ्यूज होकर कहता है कि मॉम ये कैसी बात है, ये क्या बात कर रही हो आप? फिर वो उसे पोएम सुनाने लगता है। इधर ज़ियाओ लगातार चैन को कॉल की जा रही थी पर उसका नंबर तो बिजी जा रहा था। तो वो मैनेजर लेडी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज अभी सिर्फ मंथली फीस कट करो, अमाउंट फीस मैं 1-2 दिन में दे दूंगी, मेरा फोन नहीं मिल रहा है। तब जुजू उसे फोन निकाल कर देती है और कैजुअली बोलती है ओ सॉरी, मुझे पता नहीं था, तुम्हारा फोन मेरे नीचे ही था। जब वो ऑकवर्ड सी स्माइल देते हुए एक्सक्यूज बनाती है कि मुझे याद आया मैंने शॉपिंग की थी इसीलिए अकाउंट ऑलमोस्ट एम्प्टी है। उसकी फ्रेंड कहती है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, अपने डैड या मॉम को कॉल करो। ज़ियाओ तुरंत बोलती है कि नहीं वो लोग बिजी रहते हैं। जुजू ये सुनकर अंदर ही अंदर स्माइल कर रही होती है क्योंकि उसे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था।
जियाओ गुस्सा होकर प्रॉपर्टी मैनेजर से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हमने कभी भी मिस नहीं किया, मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। मैनेजर डर जाती है और सॉरी बोलने लगती है। इतने में एक पर्सन वहां पर आ जाता है जो प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाता है और कहता है कि फ्लैट नंबर 100170 तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, तुम इलीगली यहाँ रह रही हो। वो पुलिस को कॉल कर देता है। गार्ड्स आके जियाओ और उसके मॉम का सामान बाहर निकाल देते हैं। सारे क्लासमेट्स शॉक्ड हो जाते हैं ये सब देखकर और बातें करने लगते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, क्या ये सच में रिच नहीं है, इसीलिए तो कैबिनेट भी नहीं खोल पाई। जियाओ ये सब ड्रामा करते हुए कहती है कि जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं अभी अपने डैड को कॉल करती हूँ। जुजू तो अपनी हंसी नहीं रोक पाती और कहती है कि अच्छा मैं तो निकल रही हूँ। फिर सब लोग लिफ्ट में डिस्कस करते हुए जाने लगते हैं। जुजू 16th फ्लोर का बटन प्रेस करके कार्ड स्वैप करती है। ये देखकर जियाओ की फ्रेंड बोलती है कि तुम तो ग्राउंड फ्लोर जा रही हो ना, तुमने गलत बटन प्रेस कर दिया है। जुजू कॉन्फिडेंटली बोलते है कि नहीं मैं सही प्रेस कर रही हूँ और वो 16 फ्लोर पर उतर जाती है। लिफ्ट में सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये लग्जरी फ्लैट जुजू का है। उधर जियाओ और उसकी मॉम अपना सामान लेकर बाहर खड़े होते हैं। तब चैन आता है, पूछता है कि क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे कहाँ जा रहे हो। जियाओ की मॉम ड्रामेटिक टोन में कहने लगती है, अगर तुम्हें हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं था तो हम लोगों को साफ साफ बता देते, किसी और के थ्रू हमें घर से बाहर निकलवाने की क्या जरूरत थी। चैन बोलता है कि नहीं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, प्लीज आप मेरे साथ चलिए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है मैं क्लियर कर दूंगा। जियाओ बहुत ज्यादा ड्रामा शुरू कर देती है। वो रोते हुए कहती है कि एक आदमी जिसका नाम लिu टोंग था, उसके पास प्रॉपर्टी के पेपर्स थे, उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया, हम बहुत डरे हुए हैं। चैन को नाम जानने पर थोड़ा सा अजीब लगता है, फिर भी वो कहता है कि चलो मैं देखता हूँ। उसके बाद चैन उस आदमी के घर जाता है और तुरंत पहचान लेता है, वो वही बंदा निकलता है जो उसकी माँ का मैनेजर था। चैन सीधा उसके सामने खड़ा हो जाता है, पूछता है आपने ऐसा क्यों किया, जियाओ को घर से क्यों निकाल दिया। मैनेजर बोलता है कि आओ मेरे साथ। फिर चैन को वो लिफ्ट में ले जाता है और 16 फ्लोर का बटन प्रेस करता है। चैन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, अंकल हमें तो 17 फ्लोर जाना था ना। मैनेजर कहता है कि नहीं। फिर लिफ्ट रुक जाती है और सामने उसे उसकी माँ मिलती है। चैन सीधा पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो, तो वो कॉन्फिडेंटली कहती है कि ये हमारा घर है। तो चैन थोड़ा तेज होकर पूछता है कि क्या सच में ये हमारा घर है, तो फिर इन दोनों को क्यों निकाला। जुजू सीधा बोलते है कि इन्होंने बहुत सालों तक फ्रीली इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर सब कुछ यूज किया है और मेरे घर में मस्त लाइफ जी ली है, अब उनको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। चैन थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है कि मैं इन दोनों को क्या बोलूं, तो जुजू कहती है कि मैं बोल दूंगी और अगले ही पल वो समझाने लगती है उसको। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैन जियाओ और उसकी माँ के पास जाता है और सीधा बोलता है कि आपने किसी से लोन लिया था, इसीलिए घर गिरवी है और वापस नहीं हुआ, इसीलिए ओनरशिप चेंज हो गई। जियाओ की माँ का ड्रामा शुरू हो जाता है। वो कहती है कि मेरा मेंशन तो गया। चैन बीच में बोलता है और उसकी बात को रोक देता है। फिर बोलता है कि अगर चाहो तो मेरे रेंटल फ्लैट में आराम से रह सकते हो। जियाओ की माँ थोड़ी ऑफेंड हो जाती है और कहती है कि वो कितना गंदा फ्लैट है। जियाओ उसको चुप कराकर कहती है कि नहीं हम अपने पुराने घर में ही चले जाएंगे और दोनों फिर वहां से चले जाते हैं। जब वो लोग चले जाते हैं तो चैन सोचता है कि क्या माँ इनके बारे में सच बोल रही थी। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्लासरूम में जुजू चैन को ही देख रही होती है। चैन पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्यों ऐसे देख रही हो मुझे। जुजू सीधा पूछती है कि कल तुमने जियाओ उसकी माँ को क्या बोला था। चैन वही बोल देता है जो जुजू ने बताया था। तब उसका हाथ नीचे चला जाता है और दर्द होता है। जुजू उसका हाथ देखती है और सामने एक छोटा सा निशान नजर आता है। वो कहती है ये चोट कैसे तुम्हें लगी। चैन चुप होकर वहां से निकल जाता है। जुजू फिर चैन के दोस्त के पास जाती है और उसका एक दोस्त शुरू में उसे मजाक करता है कि मैं क्यों बताऊं। तब जुजू अपना हाथ आगे करते हुए उसके हाथ में एक पत्थर देती है और फिर सब सच बता देती है कि चैन आजकल रिकवरी का काम करता है। लोग उससे डरते हैं तो वो कलेक्शन का काम अच्छे से कर लेता है। उसे जॉब की जरूरत थी इसीलिए वो ये कर रहा था। जुजू शॉक में पड़ जाती है और सोचती है कि उसके पास इंश्योरेंस है, उसको इस तरह से पैसे क्यों कमाने पड़ रहे हैं। तब चैन के बारे में सब कंफर्म हो जाता है कि वो पैसे वसूली कर रहा था। थोड़ी देर बाद जुजू चैन को एक और सीन में पकड़ लेती है जहां वो किसी दूसरे आदमी से रिकवरी कर रहा होता है। जुजू गुस्से में बोलती है कि अब तुम ये क्या कर रहे हो। फिर वो घर आकर चैन से कहती है इंश्योरेंस के हिसाब से हर महीने 500 तुम्हारे अकाउंट में आते होंगे, क्या ये तुम्हारे लिए कम है। तो चैन चुप हो जाता है। जुजू उसका फोन मांग लेती है और देखने लगती है। फोन में जियाओ के बहुत सारे मैसेजेस आए होते हैं। चैन को कभी बैग की फोटो भेजी होती है। जुजू गुस्से में पूछती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, ये पैसे तुम्हारे लिए थे उसके लिए नहीं। चैन बड़े प्यार से जवाब देता है कि माँ इन लोगों ने बचपन से मेरा ख्याल रखा है, उसके पास अब इनकम का कोई जरिया नहीं है, आंटी की तबीयत भी खराब रहती है। जुजू पूछती है कि फिर जियाओ की स्कूल फी कौन देता है। तो चैन बोलता है कि वो भी मैं ही देता हूँ, मैं जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ।
जुजू फिर सिर पकड़ के बैठ जाती है और फिर आंसू आने लगते हैं उसकी आंखों में। चैन फिर प्रॉमिस करता है कि आज से मैं वो डेट कलेक्टर का काम नहीं करूंगा। फिर वो डर की वजह से कहते हैं कि वो लोग तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। जुजू थोड़ी फर्म होकर बोलती है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो चैन की चोट पर दवाई लगाती है और बोलती है कि मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। फिर वो लोग उस गुंडे के पास पहुंचते हैं। चैन अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं कहता हूँ आप वापस चली जाओ, ये आदमी बहुत खतरनाक है। जुजू काम होकर बोलती है कि तुम ज्यादा मत सोचो और अंदर जाओ। अंदर जाते ही वो एक गंजे आदमी को वो गंजा आदमी लड़कियों के साथ चिल कर रहा होता है और वो चैन को बोलता है कि क्या तुमने इस काम को सब्जी मार्केट की तरह समझ रखा है? यहाँ अपनी मर्जी नहीं चलती है, यहाँ आना तुम्हारी चॉइस थी लेकिन निकलना मेरी परमिशन से होता है। मेरे रूल तोड़ने की परमिशन किसी को नहीं मिलती। अगर तुम इसे क्विट करना चाहते हो तो एक गेम खेलना पड़ेगा। अगर जीत गए तो मैं तुम्हें फ्री कर सकता हूँ, वरना अपनी मौत के लिए तैयार रहना। तभी वहां पर जुजू आ जाती है। वो कहती है कि मैं खेलूंगी, अगर मैं हार गई तो जितना चाहो उतना पैसा ले लेना। वो अपने बैग से 10,000 निकाल के उसको दे देती है और बोलती है कि इसको डिपॉजिट फी समझो। फिर गेम स्टार्ट होता है और जुजू जीत जाती है। उसके बाद वो बोलती है कि ये 10,000 तुम ही रख लो मेरी तरफ से, और दोनों वहां से चले जाते हैं। बाहर आके चैन अपनी मॉम से पूछता है कि ये सब आपने कहाँ से सीखा। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि एक आदमी बहुत प्यार से जुजू को वो गेम सिखा रहा होता है। फिर प्रेजेंट में हम वापस आते हैं और चैन बोलता है कि क्या मेरे डैड ने आपको ये सब सिखाया है, जो शायद एक्सीडेंट में या पानी में डूबने से या फिर किसी अननोन वजह से उनकी डेथ हो गई थी। जुजू हैरान होकर कहती है क्या? तो चैन बोलता है कि हाँ, जब भी मैंने डैड के बारे में पूछा आपने हर बार अलग अलग रीजन ही दिखाया। कभी बोला कि पानी में गिर गए, फिर कभी कि किसी ने स्टैब कर दिया था, कभी प्लेन क्रैश की कहानी सुना दी। ये सुनकर जुजू हंसने लग जाती है और बोलती है ये सब याद है मुझे, तुम स्टोरीज मत बनाओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुजू अपनी बेटी के बारे में सोच रही होती है और माइंड में सोचती है कि डॉक्टर ने बोला था वो मर गई है, लेकिन मेरे ड्रीम में वो अभी भी जिंदा है, मैं उसे कैसे ढूंढूं। तभी चैन फ्रूट्स लेकर आ जाता है वहां पर। जुजू से पूछती है कि मेरे मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो चैन बोलता है कि मुझे ऑर्फनेज में बेच दिया गया था। वहां एक वुमन मुझे बहुत टॉर्चर करती थी, गिरा हुआ फूड खिलाती थी। अगर आंटी ने कंप्लेन ना की होती तो आज भी मैं वहीं पर सफर कर रहा होता। ये सुनकर जुजू गुस्से में आ जाती है। चैन बोलता है ये कपल मुझे अडॉप्ट करना चाहता था, लेकिन वो भी फेक निकले। जुजू पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। चैन बोलता है कि आंटी ने बताया। जुजू कहती है कि अब समझ आया तुम्हारे साथ हमेशा गलती क्यों हुआ। लेकिन चैन अभी भी जियाओ को डिफेंड कर रहा होता है और कहता है कि वो मेरे पैसे के लिए नहीं है, मेरी बैड रेपुटेशन की वजह से दूर रहती है। ग्रेजुएशन के बाद हम साथ होंगे। जुजू सर पकड़कर कहती है कि कोई इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है। फिर वो मैनेजर को बुलाती है और बोलती है कि चैन के इंश्योरेंस फंड में से 99.9% का लॉस दिखाना, सिर्फ 200 युआन बचा दो। मैनेजर बोलता है कि फिर तो हर मंथ बस 200 मिलेंगे। जुजू कहती है कि हाँ ठीक है। चैंग को ये लेसन मिलना चाहिए कि वो लड़की उससे नहीं बल्कि उसके पैसों से ही प्यार करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लास में चैन रो रहा होता है। जुजू पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो चैन बोलता है कि इंश्योरेंस फंड में लॉस हो गया है, अब सिर्फ 200 मंथली ही मिलेंगे। जुजू प्रिटेंड करती है जैसे कुछ नहीं पता उसे। चैंग कहता है कि अब मैं क्या करूं, जियाओ को वार्डरोब लेना था। जुजू कहती है उसे बता देना, वो समझ जाएगी क्योंकि वो तो एक अच्छी लड़की है। चैंग कहता है कि हाँ मॉम आप सब सही कह रही हैं। जुजू बोलती है कि चलो तुम्हें टेस्टी डिजर्ट खिलाने ले चलते हैं। दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं और डेजर्ट ऑर्डर करते हैं। जुजू डेजर्ट का प्राइस चेक कर रही होती है, तब एक लड़की आती है और स्ट्रॉबेरी केक की डिमांड करती है। स्टाफ बोलता है कि लास्ट पीस ऑलरेडी जुजू ने ऑर्डर कर दिया है। तो जुजू उस लड़की को वही केक दे देती है और कहती है कि इसे मेरी तरफ से रख लो। लड़की खुश होकर वहां से चली जाती है। इधर जियाओ अपनी फ्रेंड को ट्रीट देने आती है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि ये जगह तो बहुत एक्सपेंसिव है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम ऑर्डर करो। सब ऑर्डर करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं कि वो बहुत अच्छी है। फिर वो बोलती है कि उसे मेरे डैड के मैनेजर से गलती हो गई थी, अब मैं 5 स्टार होटल में स्टे कर रही हूँ। तभी वो चैंग को मैसेज करती है और कहती है कि ये शूज कितने क्यूट हैं। चैंग रिप्लाई करती है कि हाँ अच्छे हैं और उसे 200 भेजता है। फिर वो बोलती है कि 200 में नहीं आएंगे। चैंग बोलता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, सिर्फ यही बचा था, और इंश्योरेंस फंड का मैटर एक्सप्लेन करने लगता है। ये सुनकर जियाओ को समझ ही नहीं आता कि अब क्या करे। तभी चैन और जुजू वहां से निकलने लगते हैं। तभी जियाओ की एक फ्रेंड बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जैसे गरीब लोग यहाँ डिनर अफोर्ड कैसे कर सकते हो। जुजू तुरंत जवाब देती है कि तुम वही हो ना जिसे बोला था कि अगर 16 फ्लोर पे मेरा फ्लैट ना निकला तो तुम शिट खाओगी। तो तुमने खाया
और ये रेस्टोरेंट क्या तुमने खरीद रखा है जो कोई और यहाँ नहीं आ सकता। उसकी बेइज्जती करके वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। इधर जियाओ को बिल क्लियर करना पड़ता है और उसका फेस देखने लायक था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुजू एक लड़की का दिया हुआ नोट देख रही होती है। तभी चैन आता है और बोलता है कि मैं आज डिनर पे जा रहा हूँ मॉम। जुजू उससे पूछती है क्या जाओ के साथ जा रहे हो, तो वो शॉक्ड होकर कहता है कि हाँ आपको कैसे पता। जुजू कहते हैं कि जब उसके पास पैसा खत्म हो जाता है तो ऑब्वियस है वो तुम्हारे पास ही आएगी। फिर सीन नेक्स्ट चेंज होता है जहाँ पर चैन जियाओ और उसके मॉम के साथ होता है। जियाओ रोना धोना करके उसको इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है कि अब क्या होगा, मॉम की मेडिसिन कैसे आएंगी, और उसकी मॉम भी ट्रॉमा करने लगती है। फिर चैन बोलता है कि यही तुम्हारा चांस है, अगर तुम मेरी मॉम को इम्प्रेस करना चाहते हो तो अभी करो। चैन बोलता है कि मुझे बचपन में आंटी हॉस्पिटल ले जाती थी और अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनके मेडिसिन अरेंज करूं, मैं मना नहीं कर सकता। जुजू कहती है कि ठीक है चलो साथ में मेडिसिन ले आते हैं। दोनों एक मेडिकल शॉप पे जाते हैं जहाँ एक लड़की मेडिसिन देती है। जुजू चेक करती है तो वो फेक निकलती है। तुरंत वो पुलिस को कॉल करती है और पुलिस कंफर्म करती है कि मेडिसिन फेक है। पुलिस बताती है कि आंटी खुद फेक मेडिसिन सप्लाई करती है और उन्हें अरेस्ट भी कर लिया जाता है। ये सुनकर चैन शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है कि मैं कुछ करता हूँ और वहां से निकल जाता है। तभी जियाओ उसके पास भागकर आती है और सॉरी बोलती है कि भले ही मॉम ने गलत किया हो लेकिन तुम्हारे साथ वो हमेशा से अच्छी ही रही है ना। चैन कहता है कि हाँ और उसकी बेल करवा देता है। आंटी चैन से माफी मांगती हैं पर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, फिर वहां से चला जाता है। उसके बाद आंटी जियाओ से कहती हैं कि अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा, मुझे नहीं लगता अब ड्रामा हमें कंटिन्यू करना चाहिए। जियाओ कहती है कि नहीं, जुजू इसको पसंद करती है, उसके थ्रू हम पैसा निकलवा सकते हैं। ये सुनकर आंटी खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियाओ चैन को डिनर पे बुलाती है और कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम और जियाओ एक कपल बन जाओ, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास पैसे भी होने चाहिए। तभी जियाओ सिग्नल देती है कि जुजू से पैसे निकलवा कर दे दो। चैन कंफ्यूज हो जाता है तो वो कहती है कि जुजू तुम्हें लाइक करती है, अगर वो प्रपोज करे तो रिजेक्ट मत करना। ये सुनकर चैन ऑलमोस्ट पागल हो जाता है, बोलता है कि तुम्हें होश नहीं है कि क्या, तुम क्या बोले जा रही हो, मैं उससे प्यार करता हूँ पर वो ऐसा प्यार नहीं है, और वो चला जाता है। उसके बाद जियाओ जुजू के पास आकर फोर्स करती है कि वो चैन को प्रपोज करे। जुजू भी वही आंसर देती है जो चैन ने दिया था और वहां से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है जहां जुजू चैन से पूछते हैं कि क्या तुम पार्ट टाइम जॉब सर्च कर रहे हो, तो चैन कहता है कि हाँ आंटी ने कंडीशन रखी है, अगर मुझे जियाओ को पाना है तो अर्न करना ही होगा। जुजू तुरंत बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है और उसे एक टेस्ट पेपर देती है। चैन पूछता है कि ये क्या है। जुजू कहती है कि तुम्हारे सारे सब्जेक्ट कंबाइन करके 80 मार्क्स आए हैं। चैन बोलता है कि हाँ तो आप मुझे ग्रेड इंप्रूव करने को बोल रही हैं। जुजू कहती है एग्जैक्टली। चैन मना करता है कि नहीं ये नहीं कर पाऊंगा मैं, बाकी जो कहोगी वो कर दूंगा। जुजू कहती है कि एक पॉइंट के 10,000 दूंगी। ये सुनकर चैन मान जाता है और लेक्चर में एक्टिव होकर आंसर देने लगता है, चाहे उसके आंसर गलत ही क्यों ना हो। फिर भी जुजू उसे पॉइंट देती है। स्कूल के एंड में चैन पैसा की डिमांड करता है तो जुजू बोलती है कि जब तक 1 लाख कंप्लीट नहीं होते तुम्हें विड्रॉ करने का चांस नहीं मिलेगा, और उसको और मोटिवेट करती है। ये सुनकर चैन मान जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टीचर क्लास में आता है। क्लास में टीचर अनाउंस करते हैं कि जुजू ने पूरी क्लास में टॉप किया है। ये सुनकर चैन उसे बोलता है कि जब तुम इतने सालों बाद दोबारा पढ़ाई करके टॉप कर सकती हो तो मैं भी अपने ग्रेड इंप्रूव कर पाऊंगा। इधर जुजू अपनी बेटी के बारे में सोच रही होती है और कंफ्यूज होती है कि मेरी बेटी का नाम भी सेम कैसे है। फिर नेक्स्ट डे चैन क्लास में स्टडी कर रहा होता है और उसका दोस्त उसका फोकस वहां से हटा रहे होते हैं। तभी वहां जुजू की बेटी आती है जिसे जुजू प्यार से लिटिल माउस कहती है। वो कहती है कि मैंने स्कूल ट्रांसफर कर लिया है, अब मैं तुमसे रोज मिलूंगी। फिर डिनर सीन में जुजू और लिटिल माउस एक टेबल पर होते हैं। लिटिल माउस भी ज्वाइन कर लेती है। जुजू से पूछते हैं कि तुम्हारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, तो बोलती है कि मेरी फैमिली को फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं कहाँ पढ़ रही हूँ। फिर जुजू बोलती है कि मैं यूजिंग गार्डन में रहती हूँ और लिटिल माउस रिप्लाई करती है कि मैं भी वहीं पर रहती हूँ, 77th फ्लोर पर। तीनों रोज मिलने का प्लान करते हैं। डिनर के वक्त जुजू उसका मुंह साफ करती है तो चैन जानबूझकर खुद भी मैसी कर लेता है ताकि जुजू उसका भी मुंह साफ करे। पहले वो मस्ती करती है बट एंड में क्लियर कर देती है और तीनों फिर खूब मस्ती करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लास में चैन का दोस्त आके बताता है कि जियाओ का अफेयर क्लास प्रेसिडेंट के साथ चल रहा है। चैन एकदम से शॉक्ड हो जाता है और तुरंत उसके घर दौड़ जाता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता है। मैसेज का रिप्लाई भी नहीं मिलता है। एक पड़ोसी बताता है कि उसको कोई कर्ज नहीं है और अब उसको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता, और ये भी कहती है कि आंटी के का हस्बैंड इलनेस की वजह से मर गया था। ये सुनकर चैन और कंफ्यूज हो जाता है। फिर उसे पता चलता है कि आंटी एक औरत के साथ आई हैं जो वही है जिसे उसने होटल में अब्यूज किया था। चैन गुस्सा होकर कहता है कि यहाँ क्या कर रही है, क्या तुम भूल गए कि क्या हुआ था। आंटी बोलती है कि हाँ उसने किया लेकिन मैंने ही उसे बोला था।
मैंने रिपोर्ट भी करवाई ताकि तुम मुझे सही समझो। ये सुनकर चैन का दिल टूट जाता है और वो वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कार में जुजू से घर ले जाती है। डाइनिंग टेबल पर चैन फाइनली जुजू को सब बता देता है। जुजू कहती है कि मुझे ये सब पहले से ही पता था, मैंने तुम्हें बताया भी था, लेकिन तुमने ट्रस्ट ही नहीं किया। चैन गिल्ट फील करने लगता है, रो पड़ता है। जुजू उसकी फोटो खींच लेती है और मजाक में बोलती है कि मुझे लगा तुम बड़े हो गए हो, पर तुम तो अभी भी बच्चे की तरह ही रो रहे हो। वो हंसी में उसके पांव पकड़ लेती है और एटमॉस्फेयर बहुत ही लाइट हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि क्लास में चैन जुजू को बोलता है कि मुझे पता है आपने पार्ट टाइम जॉब का आइडिया दिया ताकि मैं पढ़ाई में फोकस कर पाऊँ। अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अच्छे से स्टडी करूंगा। तो जुजू शॉक्ड होके कहती है कि मैं सपना तो नहीं देख रही कहीं, या तुम सच बोल रहे हो। चैन कहता है कि मैं सीरियस हूँ। तो जुजू फिर से गॉड को थैंक्स कहती है। थोड़ी देर बाद लिटिल माउस आ जाती है और कहती है कि चलो बाहर चलते हैं। तो जुजू रिप्लाई करते हैं कि मुझे पता है कि कहाँ जाना है, और दोनों चैन को खींचकर हेयर सैलून लेकर जाते हैं। चैन हेयर कट करने के लिए मना करता है, पर जुजू धमकी देती है कि अगर हेयर कट नहीं करवाया तो तुम्हारी फुल बॉडी वैक्स करवा दूंगी। ये सुनते ही चैन डर जाता है और चुपचाप हेयर कट करवा लेता है। जब वो नए ब्लैक हेयर लुक्स में बाहर आता है, सब उसे देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। दोनों उसके नए लुक देखकर देखते ही रह जाती हैं। उसके बाद तीनों शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ जुजू उसके वार्डरोब के लिए नए कपड़े लेती है। उन आउटफिट्स में चैन इतना हैंडसम लग रहा था कि नेक्स्ट डे जब वो स्कूल गया तो सब क्लासमेट्स उसे देखकर शॉक्ड ही हो गए। लंच ब्रेक में जब तीनों एक साथ बैठे होते तो ज्याओ वो उसे कंटिन्यूअसली स्टेयर कर रही होती है। सोचती है कि शायद चैन उसके लिए ड्रिंक लाया होगा, लेकिन वो एक ग्लास जुजू को और एक लिटिल माउस को दे देता है। ये देखकर ज्याओ के अंदर जेलसी फीलिंग्स आ जाती हैं। लिटिल माउस बोलती है कि मुझे ज्याओ वो बिल्कुल पसंद नहीं है। जुजू भी मुस्कुरा के कहती है और मुझे भी वो पसंद नहीं है। लिटिल माउस तुरंत कहती है कि आप तो बहुत स्वीट हो। जब मैंने आपको डेजर्ट शॉप पे पहली बार देखा था तभी सोचा था कि आप बहुत काइंड हो। फिर वो बोलती है कि हमेशा दोस्त रहेंगे ना हम लोग, और दोनों हैंडशेक करते हैं। ये देखकर चैन भी अपने हैंडशेक करने लगता है और दोनों उसकी मस्ती पर हंसने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्टाफ रूम में एक टीचर एक ब्लैंक आंसर शीट देखकर अपना सर पकड़ लेते हैं। वो स्टूडेंट को बुलाते हैं और वो लिटिल माउस निकलती है। टीचर पूछते हैं कि ब्लैंक पेपर क्यों दिया है। वो कामली कहती है क्योंकि मुझे 12th स्टैंडर्ड में जाना है। टीचर उसकी बात मान जाते हैं और अगले दिन क्लास में उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये सुनकर जुजू शॉक्ड हो जाती है कि वो लिटिल माउस असल में उसकी अपनी बेटी है। जुजू इमोशनल होकर उसे गले लगा लेती है। ये देखकर चैन और लिटिल माउस दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। उसके बाद जुजू अपनी बेटी को घर ले जाती है, एक बड़ा सा सरप्राइज देती है और उसकी केयर करना शुरू कर देती है। चैन को थोड़ा सा जेलस फील होता है, जैसे उसके माँ उसे इग्नोर कर रही हो। अगले दिन स्कूल में जुजू से नाराज दिख रहा होता है और बात भी नहीं कर रहा था। तब वो उसे सब कुछ सच बता देती है कि लिटिल माउस उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर है। ये सुनकर चैन शॉक्ड हो जाता है। जुजू बोलती है कि मुझे कल ही पता चला और मुझे समझ ही नहीं आया कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। ये सुनकर चैन खुश हो जाता है कि फाइनली उसकी भी एक सिस्टर है। उसके अंदर का प्रोटेक्टिव भाई जाग जाता है। वो एक्साइटेड होकर जुजू से कहता है कि अब देखना मैं अपनी सिस्टर को कैसे प्रोटेक्ट करूंगा। फिर वो लिटिल माउस के पास जाता है और वो उसे सॉरी बोलते कि मेरी वजह से तुम अपसेट हो गए। चैंग कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर वो कैंटीन से कुछ खाने का लेकर आता है और उसके सामने रख देता है। लिटिल माउस शॉक में होती है और कहती है कि ये सब मेरे लिए है। जुजू मजाक में बोलते है कि ले लो वरना इसे रात भर नींद नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बास्केटबॉल कोर्ट में चैन उसे बोलता है कि तुम मुझे भाई बुलाया करो। लिटिल माउस कहती है कि पर हम दोनों की एज सेम ही है। तो चैन हंसते हुए कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, मैं तुमसे कुछ सेकंड ही बड़ा हूँ। उस पे वो पूछ रही है कि तुम्हें कैसे पता। तभी वहां पर ज्याओ और उसके फ्रेंड्स आके लिटिल माउस की इंसल्ट करने लगती हैं। चैन उसके ऐसी क्लास लगाता है कि वो दोनों रोते हुए वहां से भाग जाती हैं। ये देखकर लिटिल माउस फाइनली उसे भाई बुला लेती है। चैन खुशी में हैरान हो जाता है कि क्या कहा तुमने, और वो मुस्कुरा कर बोलती है आप ही ने तो कहा था कि मुझे अपना भाई बुलाओ। ये सुनकर चैन बहुत खुश होता है और जुजू भी उसे देखकर इमोशनल हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जुजू को पता चलता है कि ज्याओ अपने फ्रेंड को सिटी के बिगेस्ट होटल में ट्रीट देने वाली है और उसके लिए चैन का डेबिट कार्ड वो यूज करेगी। ये सुनकर जुजू एक प्लान बनाती है जिससे चैन बहुत खुश होता है। होटल में जाकर वो तीनों ज्याओ को कन्फ्रंट करते हैं। उसकी फ्रेंड एटीट्यूड दिखाने लगती है पर जुजू और चैन उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तब होटल मैनेजर आकर बताती है कि ज्याओ की मेंबरशिप कैंसिल हो गई है। ये सुनकर वो शॉक में पड़ जाती है और चैन को कॉल करती है, लेकिन उसने उसे ब्लॉक कर रखा था। फ्रस्ट्रेट होकर ज्याओ सीधा चैन के पास आती है और स्वीट बनने की कोशिश करती है, लेकिन चैन थोड़ी सी स्माइल के साथ कहता है कि यहाँ से चली जाओ, कार्ड मैंने ही ब्लॉक करवाया है, तुम पर ऑलरेडी बहुत से पैसे बर्बाद कर चुका हूँ, लेकिन अब नहीं करूंगा।
तुम जिस किसी के भी साथ हो उसके पास ही जाओ ना, और अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। ये सुनकर ज़ियाओ गुस्से में वहां से चली जाती है। होटल मैनेजर उसके सारे दोस्तों को फोर्सफुली वहां से बाहर निकलवा देते हैं। ज़ियाओ उन्हें अकेले छोड़कर भाग जाती है। उसके बाद उसके फ्रेंड्स को सच पता लगता है कि जो घर उसने दिखाया था वो एक्चुअली चैंग का था और ज़ियाओ सिर्फ रिच होने का ड्रामा करती थी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब ज़ियाओ क्लास में आती है तब सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे फेक कहने लगते हैं और उस पर पेपर बॉल बनाकर फेंकने लगते हैं। ये देखकर वो रोती हुई वहां से चली जाती है। उधर चैंग का दोस्त उसे पूछता है कि तुम्हारा और जुजू का सरनेम सेम क्यों है, वो तुम्हारी क्या लगती है? तो चैन स्माइल करके बोलता है कि वो मेरी आंटी है। ये सुनकर जुजू हंसने लग जाती है। थोड़ी देर बाद तीनों एक साथ बैठे होते हैं, तभी लिटिल माउस को उसकी ग्रैंड मॉम का कॉल आता है। वो उसे बीजिंग बुलाती है एक पार्टी अटेंड करने के लिए। पहले तो लिटिल माउस रिफ्यूज कर देती है, पर जब ग्रैंड मॉम बोलती हैं कि उसके डैड भी पार्टी में आ रहे हैं तो वो एग्री हो जाती है। फिर वो थोड़ा सा नर्वस फील करती है और जुजू से शेयर करती है। जुजू तुरंत कहती है कि ओके मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चैन भी कहता है कि उसे भी जाना है, पर लिटिल माउस उसे याद दिलाती है कि उसे प्रॉमिस किया है कि वो पढ़ाई पर फोकस करेगा। चैन फाइनली मान जाता है और कहता है कि ठीक है मैं नहीं आऊंगा। लिटिल माउस और जुजू बीजिंग आ जाते हैं। वहां पर जुजू को क्लियर हो जाता है कि लिटिल माउस की ग्रैंड मॉम ने जानबूझकर एक बैड पेंटिंग उस तक भेजी ताकि पार्टी में लोग उसके फैन बन सके। लेकिन जुजू उस पेंटिंग को रिप्लेस करके एक न्यू ब्यूटीफुल पेंटिंग ले आती है और लिटिल माउस को प्रॉपरली प्रिपेयर करके पार्टी में भेजती है। ग्रैंडपा लिटिल माउस को देखकर खुश हो जाते हैं। उसके बाद जुजू बाहर वेट कर रही होती है और गलती से अपने हस्बैंड की कार में बैठ जाती है, लेकिन वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिटिल माउस अपनी लाइफ का पेनफुल ट्रुथ शेयर करती है कि एक सर्वेंट स्टाइल की तरह लाइफ स्पेंड की है उसने, बिना किसी केयर के। उसके डैड उसे कभी मिलने नहीं आए और जब वो 4 साल की थी तब उसका एक्सीडेंट हुआ और वो कोमा में चली गई थी। जब वो होश में आई भी तो उसे मिलने कोई नहीं आया, ना ही उससे किसी ने बात की। बाद में वो दोनों वापस रिटर्न आते हैं और चैन के लिए गिफ्ट भी लेकर आते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रिजल्ट अनाउंस होता है और लिटिल माउस और जुजू दोनों क्लास में फर्स्ट आते हैं, जबकि चैन फिर से पीछे रह जाता है। उसके बाद मिस्टर पे जुजू को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी बेटी की बेस्ट फ्रेंड हो, मुझे उसकी चिंता थी। जुजू से पूछते हैं क्या आपको पता है कि आपकी डॉटर का फेवरेट फूड क्या है, वो कब खुश होती है? पर मिस्टर पे हर आंसर गलत देते हैं। जुजू गुस्से में उसके स्टमक में एक पंच मार देती है और उन्हें सच बताती है कि लिटिल माउस ने अब तक कितना सफर किया है। फिर बाद में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर पे की माँ उन्हें कहती है कि तुम्हारी बेटी तुमसे नफरत करती है, तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। फिर प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है जब मिस्टर पे घर लौट कर आते हैं तो उनकी माँ शॉक्ड हो जाती हैं। वो लिटिल माउस को बुलवाते हैं और हिडन कैमरा सेट करके सबका बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं। तब उन्हें सच पता चलता है कि उनकी माँ ही है जो लिटिल माउस को मेंटली टॉर्चर कर रही थी। उसके बाद मिस्टर पे उन्हें मेंटल असाइलम में भेज देते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि स्कूल में टीचर्स अनाउंस करते हैं कि लिटिल माउस के डैड उसे मिलने आए हैं। वो उनसे मिलने आती है और चैन और जुजू क्वाइटली वॉच कर रहे होते हैं ये सब। मिस्टर पे उसे पूछते हैं क्या तुम्हें एक्सीडेंट याद है? लिटिल माउस कहती है कि हाँ, ग्रैंड मॉम ने बोला था कि आप बीमार हैं और मुझे देखना नहीं चाहते। ये सुनकर मिस्टर पे उसे सॉरी बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सबको डिनर के लिए इनवाइट किया जाता है। उन्हें खाना खिलाते हैं और वार्मली ट्रीट करते हैं। सब लोग उन्हें थैंक यू बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर मिस्टर पे रिटर्न करके जुजू को एक पिस्टेड बियर गिफ्ट करते हैं और सॉफ्टली पूछते हैं क्या हम पहले मिले हैं? जुजू तुरंत कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर पे रिप्लाई करते हैं कि अच्छा, मुझे लगा शायद हम पहले मिल चुके हैं, और फिर वो वहां से चले जाते हैं। ऑफिस में आकर भी वो जुजू को ही याद कर रहे थे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वो खुद ब्रेकफास्ट लेकर उसके घर जाते हैं और कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर देता हूँ। कार का डोर जुजू के लिए वो ओपन करते हैं, लेकिन चैन उस सीट पर बैठ जाता है। फाइनली वो सबको स्कूल छोड़ते हैं और जुजू को अलग से मिलने के लिए बुलाते हैं। उसके नंबर पर मैसेज भेजने के बाद नेक्स्ट सीन में जुजू उनसे मिलने जाती है। तब वो कहते हैं कि हम पहले भी मिल चुके हैं। जुजू इंस्टेंटली रिप्लाई करती है कि मैं तो सिर्फ 18 इयर्स की हूँ, मेरा आपसे कनेक्शन क्या हो सकता है? तो वो कामली बोलते हैं कि ये मुझे नहीं पता और एक डीएनए रिपोर्ट उसके सामने रख देते हैं। फिर वो कहते हैं कि अब मुझे क्लियर हो गया है कि चैन और लिटिल माउस मेरे ही बच्चे हैं। शुरू में जुजू बिलीव नहीं करती, पर वो उसे सॉरी बोलते हैं और वो फाइनली मान जाती है। जुजू उसे अपने घर ले जाती है और चैन और लिटिल माउस को सारा सच रिवील करती है कि यही तुम्हारे रियल डैड है और मैं तुम्हारी मॉम हूँ। उसके बाद वो एक्सप्लेन करती है कि जब मैं चैन को स्कूल छोड़ने गई थी उस वक्त मुझे मार दिया गया था और तब मैं खुद सिर्फ
18 ईयर्स की थी। ये सब सुनकर दोनों इमोशनल हो जाते हैं और आंसू से उनकी आंखें भर जाती हैं। तब जुजू उन्हें जेंटली हग करती है और सॉफ्टली सॉरी कहती है, पर वो आंसर देते कि नहीं, मुझे खुशी है क्योंकि फाइनली मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई है, मैं ट्रूली लकी हूँ। इसके बाद चैन का मूड डाउन हो जाता है और वो क्वाइटली वहां से निकल जाता है। मिस्टर पेई उसके पीछे जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। चैन इमोशनल टोन में कहता है, क्या आपको आइडिया भी है कि मॉम के जाने के बाद मैंने कितना सफर किया? तो मिस्टर पेई अपना एक्सीडेंट और कोमा वाली स्टोरी उसे सुनाते हैं। उस टाइम जुजू वहां आ जाती है और केयरफुल टोन में कहती है कि ओके, अब बस भी करो, ये सब बातें यहीं खत्म करो। फिर तीनों एक साथ वीडियो गेम खेलने लग जाते हैं। सबके फेसेस पर स्माइल होती है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी हैप्पीनेस होती है और इसी जॉयफुल मोमेंट के साथ हमारी प्यारी सी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।